हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल ए जेई एमसीक्यू जोन में। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जी के जनरल नॉलेज और 2020 में जो क्वेश्चंस लेटेस्ट एग्जाम में जो पूछे पूछे हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज, जिसने हमारे अभी तक 2 सेट इससे पहले हमने डिस्कस किए वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को ज़रूर देखें। और ये हमारा चैनल है गाइज, सिविल ए जेई एमसीक्यू जोन। इसको अभी तक जिसने लाइक और शेयर नहीं किया है वो ज़रूर करे। सो फर्स्ट क्वेश्चन गाइज आज का, आर्टिफिशियल लेक मेड बाय द गुप्तास इन गुजरात। तो गुजरात के अंदर एक आर्टिफिशियल लेक बनाई हुई है, उसका नाम क्या था? तो ये कौन था? सुदर्शन लेक करके जो लेक थी वो गुजरात में बनाई हुई थी। अब ये किसके द्वारा बनाई गई? तो गाइस चंद्रगुप्त मौर्य जो लीडर थे, मौर्य साम्राज्य के स्थापक, उन्होंने बनाई थी। ठीक है, तो ये कहाँ पे? गिरनार पर्वत में स्थित है। सम्राट अशोक के पश्चात सन 150 में रुद्र दमन ने इस झील का बांध का निर्माण भी किया था। ठीक है, तो आपको पता है कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, उसके बाद में अशोक आए और अशोक के बाद में रुद्रदमन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और रुद्रदमन के बाद 456 ईस्वी में स्कंदगुप्त ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो गाइस आपको 3 नाम पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदमन और स्कंदगुप्त। ठीक है, सुदर्शन झील के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें कि कैपिटल ऑफ मगध आफ्टर द 4th BC। तो गाइज यहाँ पे मगध साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, धनानंद वगैरह आपने देखा भी होगा सीरियल्स में। तो पाटलिपुत्र उसकी राजधानी किसके बाद? 4th BC के बाद। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में पूरा डिटेल में। ठीक है, देखो, मगध साम्राज्य के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त थे। मगध की राजधानी गिरिब्रिज राजगृह थी बाद में, जिसको बोला गया। मगध की गद्दी पर बिंबिसार बैठा था। गाइज ये बिंबिसार है। ठीक है, और अशोक जो चंद्रगुप्त का पुत्र है वो बिंदुसार है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बिंदुसार हर्यक वंश का स्थापना थी। तो पहले कौन सा? हर्यक वंश आया था। ठीक है, बिंबिसार बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर मगध में मिला दिया था अंग देश को। ठीक है, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो वही जो अभी अपनों नाम लिया था। ठीक है, उसी को राजगृह नाम दिया गया बाद में। किसको? गिरिब्रिज को। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे कि बिंबिसार ने काफ़ी 52 सालों तक इसने राज किया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए इसने वैद्य को भी भेजा था। जीवक करके जो वैद्य होता था वो किसके? बिंबिसार के राज्य में हुआ करता था। ठीक है, बिंबिसार क्या करता था कि जहाँ पे भी जिस भी राजा को अपने अंडर में करता था वहाँ पे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता था और शादी कर लेता था वहाँ की रानियों से। एक तरीके से देखो, कौशल क्षेत्र में उसने महाकौशला से शादी की, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से शादी की, मद्र देश के राजकुमारी क्षेमा से शादी की। तो देखो अब कितने यहाँ पे कौशल, नरेश, मद्र देश, वैशाली इन्होंने मिला लिया था अपने इसमें। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही कर दी थी। ठीक है, अजातशत्रु का नाम क्या था? कुणिक था। अजातशत्रु ने 32 साल तक मगध पे राज किया। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। तो इसके पिताजी बौद्ध धर्म के थे, ये जैन का था। अजातशत्रु के मंत्री का नाम वर्षकार था। ठीक है, अजातशत्रु की उसकी हत्या उसके बेटे उदययुन ने की। तो गाइज इनके बेटे ही इस पर राज करने के हिसाब से मार दिया करते थे। उदययुन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, अपने क्वेश्चन ये पूछा हुआ था 4th BC। तो 4th BC के बाद आप देख पा रहे हो कि राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, उदययुन भी जैन धर्म का अनुयायी था। तो ये भी इसके पिता के चरण कदमों पर चला एक तरीके से। उदययुन का बेटा बाद में फिर नागदशक आया था और ये नागदशक शिशुनाग करके एक राजा था, उसने नागदशक को मार के शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो पहला वंश कौन सा? हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा के वैशाली ले गया, लेकिन ये काम शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग के बाद क्या आया? कालाशोक आया। ये कालाशोका काफ़ी फेमस है। ठीक है, बौद्ध धर्म के आपको पता है कि वो मतलब वो असेंबलीज हुआ करती थी। ठीक है, वो कौन सी? RVP के। ठीक है, तो ये राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर में बौद्ध धर्म की संगति हुआ करती थी उस टाइम पे। ठीक है, अब देखो, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक। कालाशोक ने राजधानी फिर पाटलिपुत्र ले गया, तो राजधानी फिर से कन्वर्ट कर दी वैशाली से पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदी वंश था। और फिर उसके बाद आया नंद वंश। तो पहला कौन सा था? हर्यक वंश। दूसरा दूसरा किसकी बात की अपनों ने? शिशुनाग वंश। और तीसरा था नंद वंश। नंद वंश के बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा। इसका देखो संस्थापक था महापदम नंद। गाइज ये हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, नंद वंश का जो अंतिम शासक घनानंद था, इसी घनानंद को किसने हराया था? आपको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको पराजित किया और एक नए मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो गाइज ये धनानंद के विरुद्ध में ही आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य कहा जाता है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त दोनों कहा जाता है, उन्होंने ही इसको डील किया था। ठीक है, वो चंद्रगुप्त को राजा बनाया था। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो ये मगध के साम्राज्य के बारे में था। आर्टिकल 15 इज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अपन बात कर लें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था बनके। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया था। ठीक है गाइस, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें कितना था? 22 भाग थे। ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियाँ थी उस टाइम पे। क्या थी? 8 अनुसूचियाँ थी।
ठीक है। अब ये उस टाइम की बात थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, इस 495 इसकी जगह 495 के करीब हो गए हैं, इस 22 की जगह 25 भाग हो गए हैं, और 8 अनुसूची की जगह हमारी 22 अनुसूचियाँ हो गई है। तो ये आपको अभी के नॉर्मल हिसाब से याद होना चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन बात कर ले कि जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो किसमें है, भाग 3 में है। भाग 3 में 12 से लेके 35 तक जो अनुच्छेद है ना, ठीक है, कहाँ से लेके, ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। 12 से लेके 35 तक हमारे मूल अधिकार हमें गिवन है। ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात कर ले कि जो हमारे स्टार्ट में जब संविधान बना था तो हमें कितने 7 मूल अधिकार दिए हुए थे, लेकिन क्या हुआ था 1978 में क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 31 में वर्णित, अनुच्छेद 31 में एक वर्णन था किसका, राइट टू प्रॉपर्टी। गैस किसका वर्णन था, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। इस राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो हमारे अभी मौलिक अधिकार कितने, हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है, और इसको हटा के कहाँ ले गए, ये अनुच्छेद 301 में ले गए हैं। इसको याद होना चाहिए आपको, ये अनुच्छेद 300 में लेके इसको डाला गया है अभी, तो मूल अधिकार से हटा दिया गया है इसको। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे जो मूल अधिकार हमें प्राप्त है 6 मौलिक अधिकार, वो कौन कौन से हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब एक एक करके इसकी अपन बात करेंगे गाइज। तो गाइज यहाँ से बहुत सारे बात क्वेश्चन हर एक, मतलब हर एक एग्जाम में एक एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो आपको इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए। ठीक है। यहाँ पे अपन डिस्कस करें अधिकार के बाद हम डिस्कस करेंगे कि कितने मूल अधिकार कहाँ कहाँ पे आपको यूज़ करने हैं। ठीक है गाइज। अब देखो समानता का अधिकार जो है आपको अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई सा भी पूछ सकता है आपसे कि 15 किसके अंतर्गत आता है, 16 किसके अंतर्गत आता है। ठीक है। तो अनुच्छेद जो 14 है आपका समानता का कानून का अधिकार देता है आपको। ठीक है। इसके बारे में बहुत सारी बार डिस्कशन हुआ था, अभी आपको लेटेस्ट में आपको पता होता है। ठीक है। एनआरसी के बारे में जब डिस्कस हुआ था तो उसमें बोला गया था कि आपके आर्टिकल 14 को प्रॉब्लम किया गया है, लेकिन वहाँ पे बात अभी चलेगी केस में, वो है ना। तो देखो यहाँ पे अपन 15 की बात करें तो किसी भी अपनों से यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किसी भी धर्म, मूल जाति, वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। 15 3 के अंतर्गत दिया हुआ है, 4 के अंदर आप देख सकते हो। 16 के अंतर्गत में समस्त नागरिकों को शासकीय सेवाओं का अवसर की समानता होगी, तो शासकीय सेवाओं में समानता होगी। ठीक है। नौकरी देने के लिए निवास के संबंध की शर्त लगाई जा सकती है 16(3) के अंतर्गत। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 17 के अंतर्गत बात करें, ये आपसे बहुत बार पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना आप गाइस। अस्पष्टता का कानून। ठीक है। छुआछूत की जो प्रॉब्लम थी वो 17 के अंतर्गत में बताई हुई है। 18 के अंतर्गत क्या अनुसार शिक्षा और सैनिक को छोड़कर राज्य सभी उपाधियों का अंत कर सकता है। तो अपन लगाते हैं ना डॉक्टर वगैरह, तो शिक्षा और सैनिक में काम हो सकता है, बाकी सब में हटा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन कि आर्टिकल 18(2) क्या हुआ है कि अगर आपको कोई भी पुरस्कार कोई अदर कंट्री आपको अगर कोई पुरस्कार देती है तो राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए आपको वो पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। ठीक है गाइस। तो ये भी याद होना चाहिए आपको। उसके बाद बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, तो आपको गाइस 19 से 22 तक आपको बहुत सारी स्वतंत्रता दी हुई है। ठीक है। अब देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 19 में आपको किस किस टाइप की स्वतंत्रता, 6 स्वतंत्रता दी हुई है। एक तो आप अपनी विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) में दी हुई है। ठीक है। उसके बाद बात करें अपन 1951 में आपकी प्रेस की स्वतंत्रता को थोड़ा सा कम कर दिया गया था। 1920 में शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के द्वारा आप जुलूस निकाल सकते हैं। ठीक है। 19 में ये सारे 19 में दिए हुए गए। ठीक है। भारतीय नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की आज़ादी है आपको। किसी भी क्षेत्र में आप भ्रमण कर सकते हो, 19 डी में है। 19 ई में क्या है, किसी भी क्षेत्र के निवासी आप निवास कर सकते हो, आप जम्मू कश्मीर को छोड़ के कहीं भी जा सकते हो आप निवास करने के लिए। ठीक है। 19 जी में बात करें तो कोई भी व्यापार या कारोबार कर सकते हो आप। अब देखो ये तो हो गया 19 के बाद। ठीक है। तो इस टाइप की स्वतंत्रता आपको 19 में दी हुई है। 20 की बात करें तो 20 में भाई अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्धि। ठीक है। इसके बारे में बात की हुई है कि जब तक कि कोई दोष पूर्ण नहीं हो जाता आपको दोषी नहीं कहा जा सकता। जैसे ये अगर आपका अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक कि ये सिद्ध न हो जाए कि उसे कानून का उल्लंघन किया है, तभी आपको, ये आपका आर्टिकल 20 में है। ठीक है। उसके बाद एक अपराध के लिए एक के बाद दंड दिया जाएगा, वो भी आपको 20 में लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात करें कि अनुच्छेद 21। ठीक है। अनुच्छेद 21 में क्या चीज़ है कि लाइफ पर्सनल है ना, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, शरीर और जीवन की स्वतंत्रता। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि 21 क के अनुसार, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स का ये मूल कर्तव्य होता है कि 14 साल के तक आयु तक आपको वो शिक्षा दे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। तो यह आपका अधिकार है कि आप 14 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करो। ठीक है। 1922 की बात करें तो ये 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जो पेश करने का बताया गया है कानून, वो किसके 22 के अंदर में बताया गया। ठीक है। मतलब किसी भी बिना कारण के आप गिरफ्तार नहीं कर सकते किसी आदमी को। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, देखो अब यहाँ पे 23 से 24 की बात की हुई है। तो अब देखो शोषण कैसे है कि अगर आप किसी भी मतलब मानव तस्करी को रोकने के लिए 23 में अनुच्छेद बनाया गया है, और 24 में क्या बनाया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों को आप मतलब कारखानों में नौकरी नहीं करवा सकते हो। तो ये आपका अधिकार है 23-24 के अंदर में। ठीक है गाइस।
उसके बाद में अपन बात करें धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की हुई है कि किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने का प्रचार करने का अधिकार है, 25 में है। 26 में क्या है, धार्मिक प्रयोजनों के लिए कोई संस्था बना सकते हो आप, ये 26 में है। 27 में क्या है, किसी भी धर्म या संप्रदाय विशेष को पोषण करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब किसी धर्म के लिए आपको उसको दान दो वगैरह, उसके लिए बाध्य नहीं कर सकते आपको। 28 में क्या है, ठीक है, कि कोई भी जो मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती किसी भी शिक्षण, मतलब जो कोई राज्य का संगठन होता है ना, जैसे राज्य ने कोई कॉलेज खोला तो वहाँ पे किसी पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, वो 28 में यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद अपन बात करें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 19-30 में, संस्कृति को आप अपने है नहीं, अपनी संस्कृति को आप देखो 19 अनुच्छेद 29 में है कि अपनी भाषा लिपि संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार होगा। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर भाषा को बोलते हो तो आप उसका मतलब रक्षा कर सकते हो एक तरीके से। अनुच्छेद 30 में क्या, धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं चुनने का अधिकार और बनाने का अधिकार भी है। जैसे अल्पसंख्यक वर्ग में आता है बहुत सारे, ठीक है, बौद्ध जैन ये आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन को बना सकते हो, ठीक है, और आप उसमें शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हो। उसके बाद में द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद 32। तो गाइज ये क्या है कि अभी तक जितने भी मूल अधिकारों को आपको बताया गया है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है या आपके मूल अधिकारों को हनन किया जाता है किसी भी स्थिति में, तो आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो सीधे, आर्टिकल अनुच्छेद 32 से, ठीक है। तो मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन हुआ हो तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो। और इसको ही भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, किसको, अनुच्छेद 32 को, ठीक है। क्यों कहा था, क्योंकि आपके मूल अधिकार हनन होंगे तो आप कहाँ जाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रीट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट भी, रीट जारी करती है, हाई कोर्ट भी रीट जारी करती है, ठीक है। अब ये रीट क्या होती है, एक्चुअली जब भी कोई मतलब अपन केस करते हैं, जैसे जैसे पहली रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को सामने लाने हेतु न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा सकता है। जैसे मान लो किसी गैर कानूनी तरीके से किसी आदमी को बंद कर दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है तुरंत कि उसको क्या करो, सामने लेके आओ, है ना। परमादेश, परमादेश में क्या होता है कि जैसे कोई भी, जैसे सार्वजनिक पद पर काम करने वाले अधिकारियों और सरकार तथा अधीनस्थ न्यायालयों एवं न्यायिक अभिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई आदमी अपने कर्तव्य का पालन सही से नहीं कर रहा है तो परमादेश देके उसको बुलाया जा सकता है अपने हाई कोर्ट्स वगैरह में, ठीक है। प्रतिषेध क्या होता है कि अगर कोई, जैसे कोई मामला है किसी, जैसे हाई कोर्ट कोई किसी मामले को देख रहा है लेकिन हाई कोर्ट के न्यायालय के अंदर में वो नहीं आता है, तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करके बोल सकता है कि हाई कोर्ट, इस हाई कोर्ट को ये काम नहीं करना है, वो किसी और हाई कोर्ट के अंदर में जाएगा, ये हो सकता है। तो ये आपको प्रतिषेध होता है। उत्प्रेषण क्या होता है कि कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे ना तो हाई कोर्ट का कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर में बुला सकता है, ये उत्प्रेषण होता है। अधिकार इच्छा क्या होता है कि जैसे पूछा जा सकता है ना, कि ऐसे व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक पद या अवैधानिक रूप से कार्य कर रहा हो, कोई व्यक्ति अवैधानिक रूप से काम कर रहा हो तो उससे पूछा जा सकता है बुला के, भैया आप किस पोस्ट पे किस तरीके से काम कर रहे हो इस पे, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे अनुच्छेद 33 में बात की हुई है कि खुफिया एजेंसियों के संबंध में मौलिक अधिकारों को प्रबंधित कर सकती है। तो सरकार के पास इस शक्ति होती है कि जो भी, जैसे कोई भी आर्मी में, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है कि स्वतंत्र बलों की बात की हुई है, तो वहाँ पे उनको मौलिक अधिकार छीना जा सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि सारे क्या सर, मतलब जब इमरजेंसी लगती है आपको पता ही है, ठीक है, इमरजेंसी मतलब राष्ट्रपति शासन वगैरह लगता है, आपको पता है 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, 352 आर्टिकल होता है, 356 आर्टिकल होता है और 360 आर्टिकल होता है। एक इससे राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक स्टेट आपातकाल होता है और एक फाइनेंशियल आपातकाल होता है, ठीक है। तो इस केस में अब देखो कौन से आर्टिकल के अंदर अगर आर्टिकल आपका निलंबित हुआ है, ठीक है, मौलिक अधिकार कौन से बचेंगे, तो आपका आर्टिकल 20 और 21 जो बताया था ना कि पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ, आप अपने है ना लाइफ जीने का अधिकार, जीने का अधिकार आपसे किसी भी स्थिति में नहीं छीना जा सकता अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो भी गया तो भी, ठीक है। बाकी एक और याद रखना है आपको, 15, 16, 19, 29 व 30 जो मौलिक अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए, इसके अलावा सब बाहर के नागरिकों के लिए भी अप्लाई होते हैं, बट ये स्पेसिफिक केवल भारतीय नागरिकों के लिए, ठीक है गाइस। तो ये थे, और ये आप टेबल एक बार आप देख लेना अच्छे से, नीति निर्देशक तत्व, ये डीपीएसपी होता है, डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी के कैसे गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए वो सब यहाँ पे बताया हुआ है। ये अपनों ने आयरलैंड से लिया हुआ है और मौलिक अधिकारों के बाद में लिया हुआ है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए थे हमने, यूएसए से लिए थे, अमेरिका के नागरिक था वहाँ से अपने मौलिक अधिकार लिए थे। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए, यूएसएसआर, रशिया से लिए थे, ठीक है गाइस। तो ये थे हमारा मौलिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया है आज। इसके बारे में एशिया लार्जेस्ट स्पाइस मार्केट, जो मिर्ची का मार्केट है वो कहाँ पे है, ठीक है, एशिया की बात हो रही है गाइस यहाँ पे। तो देखो ये कहाँ पे है, ये पुरानी दिल्ली खारी बावली बाजार बोले थे इसे, खारी बावली बाजार कहाँ पे है, दिल्ली में है ये, फतेहपुर मस्जिद के निकट है गाइस। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ था, आप अंदाज लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो खारी बावली में क्या होता है, एक सीढ़ीदार कुएं का निर्माण हुआ था, ये किसने बनाया था, शेरशाह सूरी के पुत्र सलीम शाह ने बनाया था, ठीक है, इसके लिए फेमस थी। और बावड़ी आपको पता ही है, बावड़ी एक अपने वर्ड यूज़ करते हैं, राजस्थान में भी काफ़ी बावड़ियाँ हैं, ठीक है, तो ये वही वर्ड है, ठीक है, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। अब इसका निर्माण आपको पता ही है कब, 1650 में फतेहपुर बेगम द्वारा करवाया गया था, फतेहपुर मस्जिद के पास में है, ठीक है, सलीम शाह के नेतृत्व में हुआ था। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी मतलब मसाले हैं ऑल पूरे, ठीक है,
मतलब ये कह सकते हो आपकी कि काफ़ी वेराइटीज़ तरह के यहाँ पे मसाले फेमस है, ठीक है। और ये जाना जाता है एक तरीके से पूरे एशिया में, यहाँ पे बाहर के लोग भी बहुत सारे आते हैं, तो एक टूरिस्ट प्लेस टाइप भी है कि वहाँ पे जाके भारतीय मसालों का जो लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, भारतीय मसाले जो खरीद के अपने वहाँ ले जाते हैं, तो ये काफ़ी फेमस है और काफ़ी बहुत पुरानी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। और काफ़ी टाइप्स के मसाले भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे मसालों में क्या फेमस है, तो देखो मसाले में मेवे, अनाज, चावल, सूखे बेर और शहतूत, ये काफ़ी टाइप के मसाले यहाँ पे फेमस है। आप यहाँ देख सकते हो कि भारतीय मसालों को खरीदने के लिए हज़ारों पर्यटकों को इस बाज़ार में देखा जा सकता है। तो यहाँ पे न कि इंडियन केवल फॉरेनर्स भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। देखो आर्मी चीफ के बारे में अपन बात कर ले, तो अभी आर्मी चीफ कौन है, अपने मनोज मुकुंद नरवणे साहब है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन बात करें, जो आर्मी चीफ का जो स्टाफ था, वो जो पद था वो 1955 में बनाया गया था। तो सर 1955 से पहले क्या था, दूसरी चीज़, 3 वर्ष तक या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ये आदमी अपने आर्मी स्टाफ की पोजीशन पे रह सकते हैं, ठीक है, आर्मी का चीफ रह सकते हैं। अब अपन बात करें सर कि यहाँ पे कमांडर इन चीफ भारतीय सेना 1947 से 1949 की बात की हुई है यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्या था 1955 में, अभी बताया मैंने आपको, देखो 1955 में डिफरेंट बनाए गए थे, लेकिन उससे पहले कौन कौन थे, देखो रॉबर्ट लॉकहार्ट और रॉबर्ट बूचर, ये आपको दो नाम पता होने चाहिए, जो कि कौन थे, जैसे आपको लॉर्ड माउंटबेटन पता होगा कि आज़ादी के बाद में पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। यहाँ पे उसी टाइप से कि ये कौन थे, अपने आज़ादी के बाद में सेना आर्मी चीफ थे, ठीक है। तो ये दो रॉबर्ट लॉकवुड और रॉबर्ट बूचर। उसके बाद के एम करियप्पा, इनके नाम आपको पता ही होगा, ये फील्ड मार्शल थे 1949 से 1953 तक, ठीक है। उसके बाद राजेंद्र सिंह जडेजा जी थे 1953 से 1955 तक। तो ये तो बात हो गई। अब फिर उसके बाद जब 1955 में बनाया गया आर्मी स्टाफ का पद, तो उससे पहले कौन से, राजेंद्र सिंह जी जडेजा थे, ये कब थे, 1955 से 1955 तक रहे। उसके बाद श्री एम गणेशन, ठीक है। अब अपन इंपॉर्टेंट की बात करें तो देखो युद्ध की बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट में, ठीक है। देखो पहला युद्ध कब हुआ था, आपको पता है 1961 में हुआ था, किसके साथ, 1961-62 में किसके साथ हुआ था, चाइना के साथ हुआ, चाइना वॉर। तो प्राणनाथ थापर जी थे उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ हुआ था, आपको पता होना चाहिए। तो उसके टाइम पे कौन थे, जयंत नाथ चौधरी जी थे। उसके बाद में द फेमस बांग्लादेश वॉर 1972 के पास हुआ था, उस टाइम पे कौन थे, सेम मानेकशॉ थे। इनके ही कारण वो बांग्लादेश थोड़ी ईजिली तरीके से आज़ाद हो पाया, ठीक है। इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, आप देख सकते हो, पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है आपका इंडिया का। उसके बाद में आपको ज़्यादा यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ और आप याद कर सकते हो, कारगिल वॉर 1999 में हुआ था, उस टाइम पे कौन थे, देखो यहाँ पे ये थे, तो वेद प्रकाश मलिक जी 2000 और 1997 के आसपास थे, ठीक है। उसके बाद में अभी लेटेस्ट आपको याद होने चाहिए तीन, दलबीर सिंह सुहाग साहब थे 2014 से 2016 तक, विपिन रावत जी थे 2016 से, ठीक है। और अभी 2019 तक थे ये। और अभी कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे साहब थे, ठीक है गाइज। और अभी आपको याद ही होगा कि लेटेस्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया है, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये कौन है, जो पहले अपने थल सेना प्रमुख थे, ठीक है, कौन थे, विपिन रावत जी थे, वो उनको बना दिया गया है। और उसके बाद थल सेना प्रमुख चेंज कर दिए गए, कौन है अभी, मनोज मुकुंद नरवणे साहब है थल सेना प्रमुख। नेक्स्ट अपन बात करें कि अपने वायुसेना प्रमुख कौन है, तो ये राकेश सिंह भदौरिया साहब है, ठीक है। और उसके बाद अपन नेवी सेना की बात करें, ठीक है, तो वो कौन है, अपने एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है। तो ये आपको तीन नाम पता होने चाहिए। उसके बाद में अपन बात करें, यहाँ पे एक टेम्पल के बारे में बात की हुई है, बिराजा टेम्पल, बिराजा टेम्पल या राजरानी टेम्पल कहाँ पे है, ठीक है गाइस। ये फेमस क्वेश्चन होता है SSC का कि टेम्पल्स के बारे में पूछता है। तो ये कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर में है, ठीक है, बिराजा टेम्पल और राजरानी टेम्पल। अब इसके बारे में देखो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ सकते हो कि जो बिराजा टेम्पल था वो कब बना था, एक्चुअली हिस्टोरिक हिंदू फेस्टिवल है, ठीक है, हिंदू मतलब मंदिर एक तरीके से, उड़ीसा के अंदर में है। ये किसको मतलब ये बोल सकते हो आपकी पूजा होती है, देवी दुर्गा को समर्पित है ये मंदिर, ठीक है। और यहाँ पे एक और लिखा होगा गिरिराजा करके भी एक फेमस गॉडेस है, उनके बारे में ये बताता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये केवल नॉट ओनली एक सिंपल मंदिर बल्कि 51 शक्तिपीठास के अंदर में भी आता है। और शक्तिपीठास के अलावा भी स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है, ठीक है गाइस। तो स्कंद पुराण में भी इस मंदिर के बारे में बताया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद में द फेमस राजरानी टेम्पल के बारे में आप ये पढ़ना, मैं आपको नीचे और हिंदी में बताया हुआ उसके बारे में डिटेल बता देता हूँ कि राजरानी मंदिर ये बहुत सारा 11वीं शताब्दी का मंदिर है गाइस, जिसको देख सकते हो काफ़ी पुराना मंदिर है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद ये एक प्रेम मंदिर के रूप में भी फेमस है, क्योंकि यहाँ पे कामुक नक्काशी की हुई है। और ये नक्काशी आपको एक दो जगह और मिलेगी, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अभी। मंदिर का निर्माण सुस्त लाल और बलुआ पत्थर से किया हुआ है, और इन्हीं पत्थरों को उड़ीसा में क्या कहा जाता है, राजरानी कहा जाता है, इसीलिए इस मंदिर का नाम राजरानी है, ठीक है। और ये जो नक्काशी की गई है, ये इस वास्तुकला से और भी मंदिर मतलब अफेक्टेड हुए हैं, कौन से, खजुराहो का मंदिर और तल कदवा के तोतेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। तो खजुराहो मंदिर में तो आपको पता ही है कि वहाँ पे काफ़ी मतलब अलग तरह की विश्व प्रसिद्ध नक्काशी की हुई है, ठीक है, कामुक नक्काशी आप देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे गाइज फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। मैंने इंडियन क्लासिकल डांस का एक वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पे, उसको जाके जरूर देखे गाइज। और फोक डांस में भी अपन डिस्कस करेंगे। अब देखो जम्मू कश्मीर की बात की हो तो जम्मू कश्मीर का जो फेमस डांस है वो रौफ है। अब देखो यहाँ पे फेमस में बता देता हूँ, महाराष्ट्र में लावनी और तमाशा, ये दो एग्जाम में पूछा जाता है।
पश्चिम बंगाल की बात करेंगे अपन तो यहाँ पे जात्रा फेस्टिवल पश्चिम बंगाल में पूछा जाता है। उड़ीसा में ओडिसी आपको पता ही है, ठीक है, और ये छऊ नृत्य उड़ीसा का पूछा जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड की बात करें तो कुमायूं उत्तराखंड में फेमस होता है, रासलीला गढ़वाली ये फेमस है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो पूछा जाता है वो झूमर पूछा जाता है एक तो, ठीक है, और गोड़ी आपको याद रखना है। केरल की बात करें कथकली आपको पता है शास्त्रीय नृत्य, ओट्टम, थुलाल, मोहिनीअट्टम, कलियट्टम, ठीक है, ये आपको सारे याद होने चाहिए इसके। मणिपुर में मणिपुरी, ठीक है, उसके बाद राखाल ये नृत्य। मेघालय में बांग्ला लाहो, नागालैंड में लीम, ठीक है, झारखंड में आप देख सकते हो छऊ नृत्य फेमस है, ठीक है, सोहराई नृत्य फेमस है। मिजोरम में, ठीक है, ये आप देख सकते हो चेरोकान नृत्य, खांटम नृत्य, ठीक है गाइस, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। गोवा में आप देख सकते हो खोल मांडी, कर्नाटक में कुनीता, ठीक है, पंजाब में भांगड़ा गिद्दा, अरुणाचल प्रदेश में मुखोटा नृत्य फेमस है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नौटंकी फेमस है, रासलीला फेमस है उत्तर प्रदेश में। राजस्थान की बात करें तो घूमर फेमस है, ठीक है, और यहाँ पे कालबेलिया भी अपन बात करेंगे अभी। हिमाचल प्रदेश में क्या है, हिमाचल प्रदेश में जो फेमस है वो क्या है, यहाँ पे धमान, छपेली, ठीक है, उसके बाद नटी डांगी ये फेमस है। असम की बात करें तो असम में बिहू नृत्य होता है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। अंकिया नाट जो फेमस है असम में, ठीक है। उसके बाद ये कली गोपाल भी फेमस है असम का, ठीक है गाइस। उसके बाद में बात करें अपन तमिलनाडु, तमिलनाडु भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कोल्लट्टम कावड़ी, गुजरात में आपको पता है ये गरबा होता है, डांडिया होता है, ठीक है, रासलीला होता है। जम्मू कश्मीर में रऊफ, ये आपसे क्वेश्चन अभी यहाँ पे पूछा हुआ था, ठीक है, तो ये यहाँ पे था ही अभी। उसके बाद में बात करें ये लक्ष्य का परिचाकाली, बिहार में तो आपको पता ही होगा कौन कौन से नृत्य होते हैं, सोहराई होता है, जट जटिन होता है, कर्मा, छऊ, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब गाइस अपन इनके फोटोज़ भी देख के थोड़ा सा पता कर सकते हैं। मैं आपको फोटोज़ दिखा देता हूँ उनके। देखो यहाँ पे क्या बात की हो रही है, नाटी हिमाचल प्रदेश में, तो ये नृत्य होता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश एक लोक नृत्य नाटी डांस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में फेमस है, ठीक है गाइस। चंडीगढ़ में भी होता है ये। उसके बाद आप देख सकते हो रासलीला, ये रासलीला कहाँ पे होती है, उत्तर प्रदेश में इस टाइप का होता है, ठीक है। अब ये देखो रासलीला कहाँ, भगवान कृष्ण को समर्पित है ये, ठीक है, कृष्ण को समर्पित है ये, और मथुरा वृंदावन में लोकप्रिय है ये, आपको पता ही है। उसके बाद देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की बात करें तो राउच जो है वो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, आदिवासी लोगों द्वारा किया जाता है ये, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पढ़ सकते हो राउच एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से यादवों द्वारा भगवान कृष्ण की पूजा के प्रतीक के रूप में किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य से शुरू हो राज्य का एक लोकप्रिय आदिवासी नृत्य है ये, ठीक है गाइस। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मटकी डांस, तो मटकी डांस कहाँ पे होता है, ये मध्य प्रदेश में होता है मटकी डांस, ठीक है। ये कब होता है, जब कोई मतलब शादियाँ वगैरह जन्मोत्सव के अवसर पे होता है, और ये मालवा क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करें अपन जम्मू कश्मीर में तो डमहल भी होता है, और रऊफ अभी बताया था मैंने आपको, रऊफ नृत्य किस में होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से होता है, ठीक है। रऊफ जनजाति द्वारा फेमस है ये। उसके बाद में डांडिया गुजरात आप देख सकते हो, ठीक है, तो डांडिया रासलीला वगैरह तो काफ़ी फेमस है, ठीक है, नवरात्रि में किया जाता है ये त्यौहार। उसके बाद में आप देख गरबा किया जाता है, गरबा अभी आप देख सकते हो, ठीक है, ये, ठीक है। उसके बाद में ये गिद्दा पंजाब ये फेमस है, ठीक है, हरियाणा में भी होता है ये गिद्दा। उसके बाद ये भांगड़ा, भांगड़ा नृत्य गुजरात मतलब जो पंजाब का फेमस नृत्य है, आप देख ही सकते हो, ठीक है, भारतीय मार्शल आर्ट। नेक्स्ट बात करें बागुरुम्बा असम, ये बागुरुम्बा असम में फेमस है, ठीक है, ये असम में बोडो जनजाति के जो लोग होते हैं वो इसको करते हैं, ठीक है, रंगीन वेशभूषा के साथ में, ठीक है। इनके नृत्य देश देश दोसरी डेलई नृत्य, और ये आप देख सकते हो थोड़ा सा मुश्किल वर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें राजस्थान, राजस्थान में घूमर, ठीक है, घूमर राजस्थान में फेमस है, आपको बताइए पद्मावती। बिहू असम, ठीक है, बिहू असम में, ये बिहू असम में किया जाता है, ठीक है। अब ये देख सकते हो आप कि बिहू बिहू के त्यौहार के दौरान एक समूह में किया जाता है, ठीक है, असम संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अपन, ये लावणी, लावणी मैंने बताया था आपको महाराष्ट्र में फेमस है, ठीक है, ये महाराष्ट्र का एक बहुत ज़्यादा फेमस नृत्य है, तो ये आप देख सकते हो। ये कालबेलिया राजस्थान, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, कह सकते हो कालबेलिया राजस्थान, ठीक है। ये कालबेलिया को, कालबेलिया है ना, कालबेलिया को कबीलिया भी कहा जाता है, कबीलों के द्वारा वहाँ पे किया जाता है, राजस्थान के कबीलों द्वारा। ये बहुत बड़ा पारंपरिक नृत्य है, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा ये फेमस मतलब लिस्ट में शामिल किया गया है कालबेलिया राजस्थान, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, चेराव डांस मिजोरम का फेस्टिवल है, ठीक है, तो ये मिजोरम में किया जाता है, मिजोरम का एक सांस्कृतिक त्यौहार है, ठीक है। बीटिंग बम्बूस डांस मिजोरम का सबसे प्रसिद्ध नृत्य हर अवसर पर किया जाता है, क्या बोलते हैं इसे, बीटिंग बम्बूस डांस भी कहा जाता है इसे, ठीक है। थेयम नृत्य की बात करें अपन तो थेयम नृत्य कहाँ पे, केरल में किया जाता है ये गाइस, ठीक है। इसमें लगभग अनुष्ठान गीत शामिल है, लगभग 400 प्रकार के थेयम है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो ये थे हमारे आज के 7 से 8 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, लेकिन काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कशन किया इन क्वेश्चंस का। तो आप ज़रूर जाइए, जरूर इनको नोट्स जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो नोट से नोट कीजिए और उनको रिवाइज करते रहिए। और गाइस जिसने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे वो प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें
और गाइस फाइनली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।